फिर उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर फ़ौज का जो है वो एक कब्ज़ा बरकरार रहता है 1981 के अंदर। ज़ियाउर रहमान आर्मी चीफ थे जो कि प्रेसिडेंट थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया। फिर उनकी अहलिया खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी। शेख हसीना वाजिद 80s के अंदर जो है वो वापस आती। फिर शुरू होता है रोटेशन सिस्टम। 1991 में खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद 1996 में शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद 2001 में दोबारा खालिदा ज़िया की हुकूमत आती है, फिर उसके बाद 2008 में दोबारा शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आती है। तो 2008 से 2024 तक शेख हसीना वाजिद जो है वो मुसलसल जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 2008 के बाद जब शेख हसीना वाजिद ने ये महसूस करना शुरू किया कि वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे स्ट्रांग होना शुरू हो गई है, उसको रशिया और चाइना की तरफ से अच्छे सिग्नल्स आना शुरू हो गए, तो उसने अपने जो फादर की लेगेसी है उसको रिवाइव करना शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने फ्रीडम फाइटर्स को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जब उसने बांग्लादेश का कंट्रोल संभाला। उसने सिविल सर्विसेज के अंदर 30% कोटा जो है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए फिक्स कर दिया। फिर शेख हसीना वाजिद ने 1997 के अंदर ये जो कोटा था सिविल सर्विस के अंदर 30%, ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं छोड़ा बल्कि इसने उसको उनके बच्चों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद 2010 में जब शेख हसीना वाजिद 2008 में जब इलेक्शन जीत के आई तो 2010 के अंदर उसने ये कोटा जो है वो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों के लिए वो ओपन कर दिया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये जनरेट होना शुरू हुई कि जब कोटा इसने 30% फिक्स हो गया फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पोती पोतियों के लिए, तो प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हुई कि फ्रीडम फाइटर्स की नस्लों में जो लोग थे वो इतने नालायक थे कि वो अपना 30% कोटा भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ 10% कोटा जो है वो लेके जाते और बाकी जो 20% कोटा था वो वेस्ट हो रहा था, जबकि बांग्लादेश के बाकी शहरियों को 40% कोटा दिया गया था। तो खैर ये एक कोटा प्रॉब्लम था जो चल रहा था, जो लोगों के लिए अनसूटिंग था, लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा था और लोगों के अंदर जो है वो अग्रेशन को दिन ब दिन बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद शेख हसीना वाजिद ने पॉलिटिकल फ्रंट पे उनकी जो मेजर अपोनेंट थी खालिदा ज़िया, उनके लिए प्रॉब्लम्स जनरेट करना शुरू कर दी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ। 2018 का इलेक्शन होना था और उस इलेक्शन से पहले करप्शन चार्जेस के अंदर खालिदा ज़िया को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में शेख हसीना वाजिद दोबारा से 2018 में प्राइम मिनिस्टर चूज़ हो गई, उसने हलफ उठा लिया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक दौरा जो है वो बांग्लादेश के अंदर रहा। इवन जब 2024 का इलेक्शन आना था तो 24 के इलेक्शन तक शेख हसीना वाजिद सिस्टम के अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी थी कि खालिदा ज़िया की पार्टी ने इलेक्शन से ही दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और उस पर एलिगेशन ये दिया कि इलेक्शन कमीशन में जितना अमला है वो इसका सारा का सारा अपना है, सिस्टम में चोक पॉइंट्स के ऊपर इसने जो लोग बैठाए हुए हैं वो सारे के सारे इसके अपने हैं, तो हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं। ऐसे सिस्टम के अंदर इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर शेख हसीना वाजिद ने इलेक्शन लड़ा। जब उसके जो मेजर अपोनेंट था वो साइड पे हो गया तो छोटी छोटी पार्टियां रह गई, उनको हराना या उनके साथ कोलिशन बना के गवर्नमेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। 24 के अंदर शेख हसीना वाजिद जो है वो दोबारा से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब थोड़ा वापस चलते हैं। 8 मार्च 2018 को कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल होती है जिसमें एक बंगाली शहरी ये एतराज़ करता है कि 30% कोटा जो आपने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और पोते पोतियों के लिए फ़िक्स किया है वो सारा वो अचीव नहीं कर पा रहे। 20% कोटा जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो वो कोटा या तो ख़त्म किया जाए या बचा हुआ कोटा जो है वो बाकी बंगाली शहरों में तकसीम किया जाए। तो शेख हसीना वाजिद ने वहाँ पे कोशिश ये की कि मैं कोटा सिस्टम को मेंटेन रखूं, लेकिन स्टूडेंट्स ने जब एहतजाज किया तो शेख हसीना वाजिद ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके तो कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया। थोड़ा अरसा खामोशी रही, लेकिन फिर 24 के बाद जब इलेक्शन जीता शेख हसीना वाजिद ने तो 5 जून 2024 को इसने हाई कोर्ट के ज़रिए कोटा सिस्टम को दोबारा से बहाल कर दिया। स्टूडेंट्स दोबारा सड़कों पे आ गए। खैर 21 जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कोटा सिस्टम को रिवाइज़ किया।
और उसमें उन्होंने आम शहरियों के लिए कोटा सिस्टम 93% कर दिया, जबकि फ्रीडम फाइटर्स की औलादों के लिए कोटा सिस्टम जो है वो 5% कर दिया। अब इससे पहले जो है वो एक बहुत बड़ा फड्डा हो चुका था और हसीना वाजिद ने 5 जून 2024 को कोटा सिस्टम को बहाल किया। तो स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया तो शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग था, शादरा विंग का, उन्होंने स्टूडेंट्स को मारा। फिर उसके बाद यूएनओ की गाड़ियां जो हैं वो स्टूडेंट्स के खिलाफ यूज़ की गई। जब शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने बड़ा रूड बिहेव किया और उसने ये कहा कि अगर ये कोटा सिस्टम हमने फ्रीडम फाइटर्स को नहीं देना तो क्या हम रज़ाकारों को देंगे। तो रज़ाकार वो लोग थे बेसिकली जो 71 की वॉर में पाकिस्तान की तरफ से लड़े थे और पाकिस्तान से अलहदगी के बाद वो बांग्लादेश के अंदर ही रह गए थे, जैसे कि जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग। तो शेख हसीना वाजिद ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे जमात इस्लामी के लोगों को भी फांसी पे चढ़ाया था। तो शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक अग्रेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। स्टूडेंट्स के अंदर, अवाम के अंदर एक गुस्सा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो जब 24 के अंदर इसने कोटा सिस्टम ख़त्म किया, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, कोटा सिस्टम उन्होंने डिल्यूट भी किया, स्टूडेंट्स के लिए, आम शहरियों के लिए 93% कर दिया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने शेख हसीना वाजिद से ये मुतालबा किया कि जिन इलाकों में स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, स्टूडेंट्स को मारा गया है, उन इलाके के सारे सर्वेंट्स के इस्तीफ़े लिए जाएं। इवन बहुत सारी प्लेसेस पे स्टूडेंट्स ने शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया, लेकिन शेख हसीना वाजिद जो है वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी कोशिश थी कि मैं फ़ौज की मदद से ये जो प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, इसको मैं कुछ लूँ, लेकिन फ़ौज की तरफ से जो है वो लोग मोटिवेट नहीं हुए कि वो अपनी आवाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए। ये जो प्रोटेस्ट था ये दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर एक टाइम पे आके फ़ौज ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने खड़ी रुकावटों को हटा दिया। लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एंटर हो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने खाने एंजॉय किए, उनके स्विमिंग पूल पे नहाए, फिर उनके किचन में, उनके बेडरूम में जाके लोगों ने तस्वीरें बनाई। खैर, तो स्टूडेंट्स जब आ रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद फ़रार हो रही थी। तो एक वीडियो के अंदर आपको सोशल मीडिया पे न्यूज़ के अंदर देखने को भी मिलेगा जब एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के अंदर शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश से जा रही थी। अब शेख हसीना वाजिद ने वहाँ से हेलीकॉप्टर अपना उड़ाया और आके इंडिया में लैंड कर गई। मुजीबुर रहमान की जो लेगेसी है वो स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश के अंदर कुचल के रख दिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शेख हसीना वाजिद की अब वापसी बांग्लादेश के अंदर नहीं होगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स ने जिस तरह से सिस्टम को, पॉलिटिक्स को परसीव कर लिया है, वो कभी भी किसी ऐसे शख्स को सिस्टम के ऊपर हैवी नहीं होने देंगे जो सिस्टम के अंदर आके तो पुरानी दुश्मनियां जो है वो दबाना शुरू कर दे और बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में कम सोचें। अब ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था ये बांग्लादेश की तारीख में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि बंगाली स्टूडेंट्स ने मुल्क के अंदर से एक ऐसे एलिमेंट को रिमूव किया है जिसकी पॉलिटिक्स जो है वो नेगेटिविटी के गिर्द घूम रही थी, और उसकी पॉलिटिक्स में खारजा पॉलिसी से लेके डोमेस्टिक अफेयर्स तक उसकी पॉलिसी के अंदर अग्रेशन था। और वो भी दिन ब दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उसी लाइन पे चलने की कोशिश कर रही थी जिस लाइन पे एक दफ़ा शेख मुजीबुर रहमान ने चला था, और वो भी बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान की तरह एक डिक्टेटर की तरह कंट्रोल करना चाह रही थी। अब स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया तो हमें ये लगा, जब आर्मी चीफ ने स्पीच की तो हमें ये लगा कि मामलात जो हैं वो बंगाली स्टूडेंट्स के हाथों से भी निकल जाएंगे और फ़ौज जो है वो बांग्लादेश पे कब्ज़ा कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब फ़ौज ने कहा कि इस मुल्क के सारे फ़ैसले फ़ौज करेगी, तो स्टूडेंट्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसी अबूरी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो फ़ौज बनाएगी, हम खुद जो है वो डिसाइड करेंगे कि अबूरी हुकूमत में कौन लोग होंगे। तो स्टूडेंट्स ने एक बड़ा ही खूबसूरत फ़ैसला किया। उन्होंने ग्रामीण बैंक के फाउंडर, एक नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर को इनवाइट किया, बुलाया और अबूरी हुकूमत जो है वो उनकी नुमाइंदगी में कायम की। ये जो डॉक्टर हैं नोबेल इनाम याफ्ता, इन्होंने लाखों बंगालियों को गुर्बत के चक्कर से निकाला था और इनके पैटर्न को दुनिया के अंदर जो है वो फॉलो किया जाता है।
अब स्टूडेंट की चॉइस ये बता रही है कि उनकी सोच जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो एक प्रोग्रेसिव लीडर मांग रहे हैं, वो एक पॉजिटिव लीडर मांग रहे हैं, वो कोई भी ऐसा लीडर नहीं मांग रहे जिसकी लेगेसी में ब्लड लिखा गया हो। तो बांग्लादेश के लिए ये जो प्रोटेस्ट है ये एक खुशाइंद चीज़ होगी। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, तो पाकिस्तान के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ये है कि कम से कम अब वहाँ पे वो गवर्नमेंट नहीं है जो पाकिस्तान को एक दुश्मन के तौर पे देखेगी। अगर पाकिस्तान बीइंग अ स्टेट प्रोफेशनल बिहेव करेगा तो पाकिस्तान के साथ भी प्रोफेशनल बिहेव किया जाएगा।